नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आपको हम लगातार साइंस के वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, जो है जंतु जगत। ये जो जंतु जगत है, जंतु जगत का दूसरा पार्ट है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका सीटेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, इस पार्ट से, इन दोनों पार्टों से, जंतु जगत से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एसएससी के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी यहाँ से हमेशा आपको 4 नंबर 2 क्वेश्चन हमेशा प्रोवाइड कराती है। हमने आपको पहले वीडियो में चर्चा की थी जंतु जगत के बारे में। आज हम उसके अगले भाग और अगले जगत के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमारा अगला जगत है वो संघ है, संघ आर्थ्रोपोडा। इस संघ के बारे में सभी लोग जानते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संघ है, या हम कह सकते हैं यह पृथ्वी पर का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ से बड़ा कोई संघ नहीं है। इस संघ के जंतुओं के कुछ लक्षण होते हैं। उन लक्षण के आधार पर इस संघ को अलग विभाजित किया गया है। इसमें का जो प्रमुख लक्षण होता है, इस जंतु का शरीर क्या होता है भैया, खंडित होता है, खंडों में बटा हुआ होता है। इस संघ के जंतुओं में बाह्य कंकाल, काइटिन का आवरण पाया जाता है। दूसरी ओर इस संघ की बहुत बड़ी विशेषता है कि इस संघ के जो जंतु होते हैं, इनमें 3 जोड़ी जो होती हैं वो टांगे पाई जाती हैं। या कहने का तात्पर्य है, इस संघ के जंतु में की जो प्रमुख विशेषता है, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। यह कहने का तात्पर्य है 6 पैर पाए जाते हैं। पैर पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इसी में एक और आता है जो हम देखते हैं मकड़ी। और ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो मकड़ी जो है तो संघ आर्थ्रोपोडा के ही सदस्य है, परंतु इसका एक अलग संघ है। यह अलग संघ में विभाजित किया गया है। इस संघ का नाम है अरेक्नाइडा संघ। मकड़ी किसमें आती है? अरेक्नाइडा संघ में आती है। और ये बहुत बार क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु भिन्न है। हम यहाँ पर बात करते हैं अरेक्नाइडा संघ के बारे में। इस संघ के जो जंतु होते हैं, इन संघ के जंतुओं में 4 जोड़ी, कहने का तात्पर्य 8 पैर पाए जाते हैं। यदि आपने कभी मकड़ी को देखा होगा तो मकड़ी की टांगों की संख्या को देखा होगा तो वहां पर 4 जोड़ी होती हैं, अर्थात 8 टांगे पाई जाती हैं। या हम अपवाद स्वरूप इसको मान सकते हैं कि इस संघ का यह भी एक अपवाद होता है कि 3 जोड़ी टांगे होती हैं। उसके बावजूद कुछ ऐसे भी जंतु इसमें पाए जाते हैं जिनमें 4 जोड़ी टांगे होती हैं, अर्थात 8 पैर पाए जाते हैं। अब बात आती है कि ये पृथ्वी पर का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर का सबसे बड़ा संघ होने के नाते इसमें बहुत सारे कीट वर्ग, जितने भी कीट आते हैं, कीट सभी संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। कीट है, काकरोच है, काकरोच ये भी आर्थ्रोपोडा में आता है। खटमल, मक्खी, मधुमक्खी आदि सभी जो भी कीट हैं वो सभी सदस्य संघ आर्थ्रोपोडा के कहलाते हैं और सभी इसमें पाए जाते हैं। और इसकी अरेक्नाइडा वर्ग की एक और विशेषता होती है, इसके कुछ जंतु मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं, कि वो मिट्टी के नीचे दबे हुए होते हैं। उनके भी, जैसे आपने पढ़ा होगा, बिच्छू है, खजूरा है। इसमें जो अन्य सदस्य हैं अरेक्नाइडा वर्ग के, बिच्छू, खजूरा, ये क्या होते हैं? ये सभी जंतु क्या है, हमारे मिट्टी के नीचे
दबे हुए पाए जाते हैं। तो आपसे बिच्छू भी पूछा गया है किस संघ का जंतु है, ये भी एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, तो मकड़ी अलग इनमें से पाई जाती है क्योंकि इसके 8 टांगे हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले संघ के बारे में बात करेंगे। जो हमारा अगला संघ है, एक महत्वपूर्ण संघ है मोलस्का। जो अगला संघ है मोलस्का, मोलस्का सभी लोगों ने मोलस्का के बारे में पढ़ा होगा। यह भी एक बड़ा संघ होता है। इस संघ के जंतु अधिकतर समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं या छिछले पानी में पाए जाते हैं। इनको मेराइन भी कह सकते हैं। इन संघ का जंतु का जो क्या होता है, सिर और पाद को छोड़कर पूरा संपूर्ण शरीर एक कवच से ढका होता है। हम इसके लक्षण कह सकते हैं, सभी जंतु समुद्री होते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता है, इस संघ के जंतुओं के सिर व पाद को छोड़कर संपूर्ण शरीर कवच से ढका होता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है जो कवच बना होता है ये किसका बना होता है। दोस्तों, ये जो कवच होता है ये कैल्शियम का बना होता है या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दूसरा चीज होती है कि कुछ जंतुओं में कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। दूसरी इन संघ के जंतु की विशेषता है कि कुछ जंतुओं में कोई आवरण नहीं होता है, कुछ जंतुओं में आवरण नहीं पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं का शरीर में जो रक्त पाया जाता है वो रंगहीन होता है तथा कुछ जंतुओं का जो रक्त होता है वो नीला और हरा होता है। रक्त कैसा होता है? रक्त रंगहीन होता है तथा कुछ जंतुओं का रक्त नीला व हरा पाया जाता है। तो यह इन जंतुओं की प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद हम देखेंगे अब इसमें आते कौन कौन से जंतु हैं, तो इनका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जंतुओं को रखा गया है या शामिल किया गया है। तो आप लोगों ने सबसे पहला घोंघा देखा होगा, जिसे पायला कहते हैं। घोंघा सभी लोगों ने देखा होगा, तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे पाई जाती है, जिसके अंदर जोंक नुमा एक कीड़ा निवास करता है। घोंघा है, सीपी है, घोंघा, सीपी, कौड़ी पाई जाती है, सीपिया पाई जाती है, सीपिया, शंख आप लोग जानते हो, शंख देखा होगा जो कथा के समय बजाया जाता है, वो भी एक कीड़े के द्वारा निर्मित होता है जो समुद्रों में पाया जाता है। ऑक्टोपस तथा स्क्विड आदि सभी जंतु संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाता है कोई एक ऑक्टोपस निम्नलिखित में से किस संघ का जंतु है, तो आपको बताना होता है कि ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है। तो आपको जब इसके लक्षण पता होंगे तभी आप बता सकते हो कि ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है। आपसे पूछ दिया जाता है शंख किस संघ में आता है। निम्नलिखित में से 4 संघों के नाम दिए होंगे और आपको बताना होगा कि शंख किस संघ में आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मोलस्का संघ में आता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जो हमारा अगला संघ है, महत्वपूर्ण संघ है, उस संघ का नाम है इकाइनोडर्मेटा। अगला संघ है संघ इकाइनोडर्मेटा। ये भी एक महत्वपूर्ण संघ है, यहां से भी निरंतर क्वेश्चन बन जाता है। तो इस संघ के भी समस्त जंतु क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं।
इनका शरीर गोल होता है, नालवत होता है, या तारे सदस्य या स्टार लाइक स्ट्रक्चर में बटा हुआ होता है। इनका शरीर कैसा होता है? गोल होता है, तारे नुमा होता है, या स्टार लाइक स्ट्रक्चर में या तारा सदस्य संरचना में बटा हुआ पाया जाता है। इनका अंतःकंकाल सिर खंडों में का अभाव होता है। इनके अंतःकंकाल में क्या होता है? जो सिर होता है इसके खंडों में अभाव होता है। कहने का मतलब है इसके अंतःकंकाल के ऊपर जो सिर होता है वो सिर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, या इनमें सिर नहीं पाया जाता है। कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो इसमें शामिल होते हैं? इसमें शामिल होने वाले जो जंतु हैं, सितारा मछली, सितारा मछली। अब हमने कहा था स्टार सदस्य, तो सितारा मछली की जो संरचना होती है वो स्टार लाइक होती है। ब्रिटिल स्टार, ब्रिटिल स्टार, ब्रिटिल स्टार भी एक मछली है। समुद्री खीरा, जिसे सी कुकुम्बर कहा जाता है, समुद्री खीरा, और समुद्री आर्चिन या सी आर्चिन, समुद्री आर्चिन आदि ये जो प्रमुख जंतु हैं ये संघ इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं और इकाइनोडर्मेटा के ही सदस्य कहलाते हैं। अब हम आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है, तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे सितारा मछली हम पढ़ते हैं, इसके अंत में सितारा मछली लिखा है, लेकिन हम ये मत्स्य वर्ग में नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये मत्स्य वर्ग का सदस्य नहीं है। जब ये मत्स्य वर्ग का सदस्य नहीं है तो हम इसको मछली नहीं मानते हैं। जब मछली नहीं मानते तो हमसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य वर्ग का सदस्य नहीं है, तो हम स्पष्ट रूप से बता देंगे कि जो सितारा मछली है ये मत्स्य वर्ग का सदस्य नहीं है। या ब्रिटिल स्टार पूछी जाती है, ये भी मत्स्य वर्ग का सदस्य नहीं है। यदि मछली होती तो मछली के हम लक्षण बताते, मछली के कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षण के आधार पर मछली को अलग भाग में रखा गया है। इसके बाद अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे नॉन कार्डेट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्डेटा। देखते हैं जो आगे का जो हमारा भाग है वो कार्डेटा है। कार्डेटा, जैसा कि कार्डेटा के बारे में पढ़ा है जिसमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। हमने कहा था कार्डेटा और नॉन कार्डेटा, तो कार्डेटा वो होते हैं जिसमें नोटोकार्ड उपस्थित है या पाया जाता है, या हम कह सकते हैं ऐसे जंतु जिनमें मेरुरज, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, ऐसे जंतु कार्डेटा समूह में शामिल होते हैं। अब जो ये कार्डेटा समूह के सदस्य हैं इनको दो भागों में बांट दिया गया है, तो हम देखेंगे इनके दो भाग कौन कौन से हैं। जो पहला भाग है उसे हम एक्रेनिया कहते हैं, एक्रेनिया, और जो हमारा दूसरा भाग है इसे हम क्रेनिया कहते हैं। जो एक्रेनिया है, ये जो एक्रेनिया में हमारे कार्डेटा समूह के प्रारंभिक सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें हम कहेंगे कार्डेटा समूह के प्रारंभिक सदस्य को शामिल किया गया है। और हम क्रेनिया में कह सकते हैं कि इसमें कार्डेटा समूह के विकसित कार्डेट्स को शामिल किया गया है। विकसित कार्डेट्स को शामिल किया गया है। अब विकसित का मतलब होता है कि ऐसे जंतु इसमें शामिल किए गए हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी क्या होती है, स्पष्ट पाई जाती है, जो स्पष्ट दिखाई देती है। तो प्रारंभिक देखते हैं, इसमें से जो विभिन्न भागों में इसको बांट दिया गया है, कौन कौन से वर्ग आते हैं हम उनके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। तो जो क्रेनिया वर्ग में आता है, तो क्रेनिया वर्ग में सबसे पहले हम देखते हैं मत्स्य वर्ग आता है, मछली वर्ग आता है, मत्स्य वर्ग। सबसे पहले हम देखेंगे मत्स्य वर्ग आया, उसके बाद देखते हैं उभयचर वर्ग आता है, उभयचर वर्ग।
मछली वर्ग, उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग के बारे में आप लोग जानते हो, एम्फीबिया होता है कि ऐसे जंतु आते हैं जो थल और जल दोनों में रह सकते हैं। इसके बाद सरीसृप होता है, सरीसृप। सरीसृपों के बाद पक्षी होता है, एवीज, पक्षी वर्ग। इसके बाद स्तनी वर्ग को रखा गया है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर विकसित वर्ग था, जिसका मतलब हम मछली को देख रहे हैं। तो मछली में क्या होती है, हमारे बीच की रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और वो विभिन्न एक सीधी सी मेरुरज्जु पाया जाता है। तो पक्षी में भी पाया जाता है, उभयचर वर्ग में भी पाया जाता है, सरीसृपों में भी पाया जाता है और स्तनी वर्ग में भी पाया जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आप चर्चा करेंगे मत्स्य वर्ग के बारे में। देखते हैं मत्स्य वर्ग क्या है। पहला है मत्स्य वर्ग। हमने कहा था मत्स्य वर्ग यह एक महत्वपूर्ण वर्ग है। अब हम बात करेंगे मत्स्य वर्ग के लक्षण क्या होते हैं। तो मत्स्य वर्ग के जो प्राणी होते हैं ये लवणी तथा स्वच्छ जल में, इस वर्ग के सदस्य लवणी तथा स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। दूसरी इनकी प्रमुख विशेषता है, इस वर्ग के सदस्य क्या होते हैं भैया, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग के सदस्य जल में घुली ऑक्सीजन का श्वसन में प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का श्वसन में प्रयोग करते हैं। अगले जो इनकी प्रमुख विशेषता है इस वर्ग के जंतुओं का, इनमें जंतुओं में जो श्वसन होता है क्लोम या गिल्स के द्वारा होता है। इनमें जो श्वसन होता है, श्वसन क्लोम के द्वारा होता है या गिल्स के द्वारा होता है। इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो सभी असमतापी होते हैं। इस वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं, असमतापी होते हैं। असमतापी कहने का तात्पर्य है जल के तापमान के साथ साथ अपने शरीर का टेम्परेचर भी ये परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसे सभी जंतुओं को किस में रखा गया है, मत्स्य वर्ग में रखा गया है। हम देखेंगे कि मत्स्य वर्ग के अंतर्गत अब कौन कौन सी मछलियां शामिल होती हैं। एक चीज इसमें याद रखना है, जो अभी पिछली बार भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है कि श्वसन, इसमें श्वसन कई भागों में संपन्न होता है। गिल्स के भी द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा भी होता है, त्वचा के भी द्वारा होता है, आदि विभिन्न भागों में इस संघ के जंतुओं में श्वसन पाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आया भी था, अभी लास्ट में ही पूछा गया था, सुपर 10 में भी पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जंतु का श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। तो उसमें विभिन्न ऑप्शन होंगे, जो भी जंतु होगा आप याद रखेंगे। लेकिन इसमें हमने कहीं पर यह आपसे नहीं बताया है कि इस संघ के जंतु त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। हमने आपको यही बताया है क्लोम के द्वारा करते हैं, गिल्स के द्वारा करते हैं, फेफड़ों के द्वारा करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन से जंतु शामिल हैं, क्या कौन कौन सी मछलियां आती हैं जो मत्स्य वर्ग में हम पढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की मछलियां देखते हो, मार्केट में देखते हो, बहुत सारे लोग खाते भी होंगे। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ मछलियां, रोहू। रोहू भारत की एक प्रसिद्ध मछली है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है, लोग इसका अच्छा उपयोग करते हैं। तो रोहू यहाँ पर शामिल है। कतला, ये भी एक मछली की प्रजाति है। स्कोलियोडान, स्कोलियोडान दोस्तों ये समुद्र में पाई जाती है, ये अपने यहाँ बहुत कम पाई जाती है। ये सागरों की मछली है, एक लंबी मछली होती है, एक लंबी पूंछ के नुमा इसका आकार होता है और सीधे से ये मछली चलती है, बहुत तेज तैरने वाली एक ये मछली है। इसके अलावा आप अन्य सारी मछलियों के बारे में सुना होगा, विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, शार्क है,
एक शार्क मछली होती है। दोस्तों एक मांगुर के बारे में भी जानते होंगे। मांगुर आपने देखा होगा, मांगुर एक मछली होती है जो जिसका लगभग शरीर क्या होता है, रेड होता है, बहुत चिकनी सी मछली दिखाई पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मांगुर कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे, इसका अगला वर्ग देखेंगे। अगला कौन सा वर्ग आता है, तो हमने यहां पर पहले ही बताया है, जो हमारा अगला वर्ग है उभयचर वर्ग है। तो अब हम बात करेंगे अगले वर्ग के उभयचर वर्ग के बारे में। उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग। अब जैसा उभयचर आपने देखा, उभय मतलब जो दोनों जगह पाया जाता होगा, ऐसा मतलब है जो थल और स्थल दोनों में पाया जाता है, उसी को हम उभयचर कहते हैं। कहने का तात्पर्य इस संघ में ऐसे जंतु आएंगे, ऐसे जंतु जो जल व स्थल दोनों में रहने में सक्षम है, दोनों जगहों पर रहने में सक्षम है। कहने का तात्पर्य है ऐसे जंतु आते हैं जो दोनों जगह रह जाते हैं, जल में भी रह लेते हैं और स्थल पर भी रह लेते हैं। इस संघ के जंतुओं का शरीर जल तथा थल दोनों में रहने में सक्षम है। दूसरा हम कह सकते हैं जो ये वर्ग है, उभयचर वर्ग है, ये दो वर्गों के बीच का वर्ग है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मत्स्य वर्ग और सरीसृप वर्ग दोनों के लक्षण रखता है या दोनों के बीच का वर्ग पाया जाता है। तो जो हमारा उभयचर वर्ग है, दूसरा है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो उभयचर वर्ग है, उभयचर वर्ग मत्स्य वर्ग तथा सरीसृप वर्ग दोनों के बीच का वर्ग है, बीच का वर्ग है। कह सकते हैं इसमें दोनों के भी लक्षण पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, इस संघ के जंतु असमतापी होते हैं, मौसम के आधार पर अपने शरीर को ताप को परिवर्तित कर लेते हैं। दूसरा है इस संघ के जंतु क्या करते हैं, जो श्वसन होते हैं, इस संघ के जंतु श्वसन त्वचा के द्वारा करते हैं, फेफड़े के द्वारा करते हैं तथा गिल्स के द्वारा करते हैं। ये प्रमुख लक्षण है, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ के जंतु त्वचा के द्वारा अपना श्वसन करते हैं, तो यहां से कौन सा है, उभयचर वर्ग। अब हम देखेंगे कि उभयचर के अंतर्गत कौन कौन से जंतु शामिल हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो आप लोगों ने एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल का नाम सुना होगा, बहुत देखा होगा, मेढक। एग्जाम्पल है मेढक, राना टिग्रिना मेढक। मेढक एक ऐसा जंतु है जो हम आसानी से देख लेते हैं, हमें आसानी से मिल भी जाता है। हम ये भी देखते हैं ये जल में भी पाया जाता है और स्थल भी रहने में सक्षम है। क्योंकि इस संघ के जंतु के हम कभी कभी पैरों पर नजर डालते हैं या पैरों पर देखते हैं, तो इसके जो पैर होते हैं उस क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, जालिकावत होते हैं। कहने का तात्पर्य ये सारे जो इसके पार्ट्स होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो क्या होते हैं, त्वचा के द्वारा आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो इसमें मेढक आता है। दूसरा है सैलामेंडर आता है। सैलामेंडर ये भी एक जंतु है जो दोनों जगहों पर पाया जाता है। दूसरा साइटेन आता है, ये भी एक जंतु है, साइटेन। ये ऐसा जंतु है जो ये थल में भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। इसके बाद हम अगला वर्ग पढ़ेंगे सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल वर्ग। अब सरीसृपों का प्रमुख लक्षण क्या होता है, इस वर्ग के सभी जंतु रेंगने वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य है इस संघ के जंतु क्या आते हैं, पेड़ के बल रेंगते हैं या रगड़ कर चलते हैं। इस संघ के जंतु जमीन पर भी पाए जाते हैं, पेड़ों पर भी पाए जाते हैं तथा दीवारों पर भी पाए जाते हैं। रेंगने के कारण ही इस संघ के जंतुओं को हम रेप्टाइल का नाम दे देते हैं, क्योंकि इस संघ क्या करते हैं, इनका प्रमुख लक्षण है सभी जंतु क्या करते हैं भैया, रेंगते हैं, रेंगने वाले होते हैं। दूसरा इनका लक्षण है
सभी जंतु जमीन पर भी, कुछ जंतु जमीन पर भी पाए जाते हैं, कुछ जमीन पे, पेड़ों पर तथा दीवारों पर भी पाए जाते हैं। दीवारों पर भी पाए जाते हैं। ये चलने के लिए अधिकतर पैरों के साथ साथ अपने पेट का या पेट के अगले हिस्से का भी इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से जंतु शामिल है सरीसृप में। जैसे आपने बहुत अधिक मात्रा में छिपकली देखा होगा। जो छिपकली आती है इस सरीसृप में शामिल है। छिपकली के बाद सर्प देखा होगा, घड़ियाल देखा होगा, घड़ियाल, अजगर देखा होगा, डायनासोर का नाम सुना होगा, डायनासोर। आज सभी जंतु सरीसृप में शामिल किए गए हैं। इसके बाद हम अगला जो पढ़ेंगे पक्षी वर्ग, एवीज वर्ग का पढ़ेंगे। देखते हैं एवीज वर्ग में क्या क्या आता है। पक्षी वर्ग दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, इसको मिस नहीं करना है, हम इसको बार बार देखना है। यहाँ से 100% एसएससी हो चाहे रेलवे हो, लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यहाँ पर बहुत सावधानी से इसको देखना है। तो हम देखेंगे अब पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग क्या होता है? तो पक्षी वर्ग, इसके शरीर पर क्या होता है? पंख पाए जाते हैं। तो प्रमुख लक्षण है इस वर्ग के सदस्यों के शरीर के ऊपर, इस वर्ग के सदस्यों के शरीर के ऊपर पंख पाए जाते हैं, प्रमुख लक्षण है। अब देखो क्या होता है, जिस शरीर पे पंख पाए जाएंगे वो सभी जंतु कैसे किस में आ जाते हैं? पक्षी वर्ग में आते हैं। उड़ने के लिए टांगे पंखों में परिवर्तित हो जाती है। कहने के तात्पर्य इस वर्ग का जब पक्षी उड़ता है तो अपनी टांगे क्या करते हैं? पंखों के समांतर फैला लेते हैं। दूसरा क्या होता है? उड़ते समय टांगे पंखों के समांतर हो जाती हैं, पंखों के समानांतर हो जाती हैं। समानांतर हो जाती हैं। दूसरा इसका जो प्रमुख लक्षण होता है, इनके मुख में एक चोंच पाई जाती है। सभी लोग पक्षी को देखा होगा, इनके मुख में क्या होती है? एक चोंच पाई जाती है। अगला लक्षण है मुख में चोंच होती है। अब जिन भी पक्षियों में चोंच पाई जाती है वो सभी जंतु किसके आ जाएंगे? पक्षी वर्ग के हो जाते हैं। इनका शरीर समतापी होता है। कहने का तात्पर्य होता है एक समान ही मौसम में पाए जाते हैं। प्रमुख लक्षण है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछा है किस वर्ग के सदस्य का शरीर समतापी होता है? तो पक्षी वर्ग समतापी होते हैं। कहने का तात्पर्य है जैसे हम देखते हैं कि जो गर्मी के ऋतु में पाए जाने वाले पक्षी होते हैं वो जाड़े के समय में विलुप्त हो जाते हैं। जाड़े के समय पर वो ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहां पर मौसम गर्म होता है, और जो ठंडी वर्ग के सदस्य होते हैं वो ठंडी के समय में दिखाई पड़ते हैं, वो ठंडी प्रदेशों में चले जाते हैं। जो भी पक्षी या जो भी जंतु अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाता है, अपने आप को नहीं हटा पाता है, वो सदस्य की मृत्यु हो जाती है और वो सदस्य क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे, बहुत सारे आपने देखा होगा जाड़े के समय में बहुत सारे पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि वो समतापी होते हैं, वो ताप सहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, वो मौसम के अकॉर्डिंग अपने शरीर के रक्त को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन से जंतु शामिल है, कौन कौन से पक्षी शामिल है। जैसे कबूतर है, गौरैया है, सारस है, तोता है, कौवा है, आदि अनेक पक्षी जो भी इनमें लक्षण पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कीवी है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। आदि अनेक भी जिनमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं सभी जंतु पक्षी वर्ग के कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण पार्ट इसी का छोटा है, स्तनी वर्ग। हमारा ये लास्ट पार्ट है, स्तनी वर्ग। स्तनी वर्ग, हम स्तनी वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्तनी वर्ग, जैसा कि इसके नाम से ही भी पता चल रहा है कि स्तनी वर्ग
कहने का तात्पर्य है स्तनी वर्ग सदस्य है ऐसे जंतु जिनमें क्या होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं या स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऐसे सभी जंतु क्या कहलाते हैं, स्तनी वर्ग के सदस्य कहलाते हैं। तो हम इनके लक्षण आज देखेंगे, इनके कौन कौन से प्रमुख लक्षण है। तो इनका प्रमुख लक्षण होता है स्तनी वर्ग के सदस्य की त्वचा पर रोए पाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपकी त्वचा में रोए पाए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही सभी जंतुओं के जो भी इस सदस्य का जंतु होगा उसकी त्वचा पर क्या होंगे, रोए पाए जाते हैं। दूसरी चीज इसका जो प्रमुख लक्षण होता है, नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों में भी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं या स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्तन पाए जाते हैं। अगला जो इनका प्रमुख है लक्षण है, इस संघ के जंतुओं में बाह्य कर्ण पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे इसके कान होते हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। फिर अगला जो इसका प्रमुख लक्षण होता है, जो मादा होता है, इस संघ की जो मादा होती है उसमें जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा स्पष्ट विकसित पाई जाती हैं और विकसित होने के कारण इस संघ के जो भी जंतु हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाने का कार्य करते हैं या दूध पिलाते हैं। तो हम देखते हैं स्तनी वर्ग, ये इसके प्रमुख लक्षण थे। अब हम स्तनी वर्ग के बारे में यदि हम बात कर लें तो देखते हैं इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला भाग है प्रोटोथीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है प्रोटोथीरिया। दूसरा है मेटाथीरिया और तीसरा है यूथीरिया। दोस्तों ये तीनों पार्ट हैं स्तनी वर्ग के हैं। हमने कहा था कि इस वर्ग का प्रमुख लक्षण है कि सभी जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन जब दूध पिलाते हैं तो ये अलग अलग क्यों बांट दिए गए हैं, इनका क्या तात्पर्य है, तो इनको भी हम देख लेते हैं। इनका क्या कारण है कि ये सभी एक जैसे होते हुए भी अलग बांटे गए हैं। तो प्रोटोथीरिया है, इसमें प्रारंभिक स्तनी आते हैं, प्रारंभिक स्तनी आते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे स्तनी आते हैं जो प्रारंभिक होते हैं, जिनमें सरीसृपों के भी लक्षण पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है ऐसे स्तनी आते हैं जो अंडे देते हैं, अंडे देने के पश्चात जो इनसे बच्चे निकलते हैं उन बच्चों को ये दूध पिलाते हैं। कहने का तात्पर्य है जो प्रोटोथीरिया के सदस्य हैं ये अंडे देते हैं, अंडों से निकले हुए बच्चों को दूध पिलाते हैं। दूसरा प्रमुख लक्षण है अंडों से जो बच्चे निकलते हैं, अंडों से बच्चे निकलने के पश्चात ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। हमने कहा था कि सभी सदस्य दूध पिलाते हैं, तो यहाँ पर जो उसके पर जब विकसित हो जाते हैं तब अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। अब हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जो इसमें शामिल किए गए प्रोटोथीरिया में। तो आपने एक नाम सुना होगा डकविल प्लेटिपस। ये ऐसा पक्षी है, ऐसा स्तनी है जो अंडे देता है और अंडे से निकलने वाले बच्चों को क्या करता है, ये दूध पिलाता है। दूसरा है एकेडिना, ये भी है जो अंडे देता है और अंडे देने के पश्चात जो बच्चे निकलते हैं उन बच्चे को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। तो ये सभी सदस्य किस में आए, प्रोटोथीरिया में आए। कहने का तात्पर्य है ये प्रारंभिक स्तनी में गिने जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेटाथीरिया की। अब मेटाथीरिया जब दूसरे नंबर का आया, इसका मतलब है कि मेटाथीरिया जो सदस्य होंगे वो प्रोटोथीरिया से विकसित होंगे। कहने का तात्पर्य है इस वर्ग की जो मादाएं होती हैं वो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देती हैं। इसका प्रमुख लक्षण है मादा अपरिपक्व बच्चे को जन्म देती है। कहने का तात्पर्य है इसका जो बच्चा होता है वह पूर्ण विकसित नहीं होता है। अब जब पूर्ण विकसित नहीं होता है, इस बच्चे का विकास होता है, तो इस बच्चे का विकास शिशुधानी में होता है। इसका दूसरा लक्षण है बच्चे का जन्म के बाद विकास जो विकास होता है वह शिशुधानी में होता है।
अब शिशुधानी आपको जानते हो, ये शिशुधानी क्या है? शिशुधानी जो है, शिशुधानी को हम मार्सुपियल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कंगारू देखा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है जो कंगारू होता है जो अपने बच्चे का विकास कराता है वो किसमें कराता है? मार्सुपियल। तो इस झिल्ली को हम मार्सुपियल कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसमें अपरिपक्व बच्चे का जो विकास होता है वो किसमें होता है? मार्सुपियल नामक झिल्ली में होता है। इसका जो महत्व, इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? झिल्ली को मार्सुपियल कहते हैं। याद रखना है। आपने देखा होगा कंगारू को अधिकतर देखते हैं, उसका अपरिपक्व बच्चा होता है और जब उसका विकास होता है तो अपने बच्चे को अपने पेट के पास स्थित झिल्ली में रख लेता है। उस झिल्ली को मार्सुपियल कहा जाता है। इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें कंगारू आता है, कंगारू हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। दूसरा है, एक पक्षी है डेसियूरस जंतु आता है, उसका नाम है डेसियूरस। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और जो डेसियूरस है ये तस्मानिया में पाया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे यूथेरिया की। जो यूथेरिया के सदस्य होते हैं ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। यूथेरिया ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कहने का तात्पर्य है इनका बच्चा क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है, शिशु बुद्धिमान होता है। अब होता क्या है, इस बच्चे के जन्म के पास मादाएं अपने बच्चे को तुरंत दूध पिलाती हैं। दूसरा लक्षण है जन्म के बाद ही मादा अपने शिशुओं को दूध पिलाती हैं। कहने का तात्पर्य है जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है और अपने बच्चे को क्या करती हैं? ये दूध पिलाने का कार्य करती हैं। ऐसे जितने भी सदस्य आए वो सभी सदस्यों को यूथेरिया में रखा गया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें डॉल्फिन, छछूंदर पूछा जाता है। छछूंदर किसमें शामिल है? तो यूथेरिया में है छछूंदर। अगला है मनुष्य बंदर। मनुष्य बंदर आदि सभी जंतु हैं। बिल्ली है, कुत्ता है, आज सभी जंतु यूथेरिया में शामिल किए गए हैं। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। ये जो ऐसा टॉपिक था, एसएससी हो, रेलवे है, हम बार बार आपसे ये बता रहे हैं, इस टॉपिक से एसएससी चाहे 10+2 हो चाहे सीजीएल हो, दोनों में हमेशा 2 क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछे जाते हैं। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। दोस्तों हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये अपने दोस्त साथियों में अधिक से अधिक इसको शेयर करें कि सभी साथी इस वीडियो का लाभ उठा सके और एसएससी में आने वाले जो 4 नंबर होते हैं, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, जो 4 नंबर होते हैं आसानी से यहाँ से कवर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।